हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ौदा का महासंग्राम लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बड़ौदा उपचुनाव के लिए 3 अक्टूबर को मतदान होगा, यानी सभी राजनीतिक दलों के पास अब चुनाव प्रचार के लिए काफी कम समय बचा है और हर कोई दल इस बचे हुए वक्त का सही इस्तेमाल में लगा हुआ है। इस बीच सियासी सूरमा भी बड़ौदा हलके का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल आज बड़ौदा में चुनाव प्रचार कर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा उपचुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। दलों के शीर्ष नेता पहले ही बड़ौदा में डेरा जमाकर बैठे हैं और स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार को तीव्रता दे रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर इनेलो, तीनों मुख्य दलों के उम्मीदवार भी लगातार चुनाव प्रचार कर उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तीनों मुख्य दलों के नेता बड़ौदा हलके के गांव-गांव जाकर लोगों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला चुनाव प्रचार अभियान को तीव्रता दे रहे हैं। बड़ौदा में जारी सियासी रण के लिए अब बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रचार अभियान में उतर रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा में 5 गांवों का दौरा कर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम का चुनाव प्रचार अभियान कथूरा में पहली चुनावी सभा से होगा और जागसी में सीएम मनोहर लाल आज का आखिरी चुनावी कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा बड़ौदा और बुटाना में भी सीएम मनोहर लाल चुनाव प्रचार करेंगे। बुधवार को भी बड़ौदा उपचुनाव के लिए लेकर दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया और एक दूसरे पर आरोपों के तीखे तीर छोड़े। पूर्व सीएम हुड्डा ने भी प्रदेश सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा की एक सीट से हरियाणा की राजनीतिक दिशा और दशा तय होगी। इसके साथ ही बुधवार को हुई चुनावी सभा के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार से सिर्फ भ्रष्टाचारी और अपराधी खुश हैं। कैसा जंगल राज आ गया हरियाणा में, अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया देश में। खुलेआम दंदनाते अपराधी घूम रहे हैं, गोलियां चलाते सड़कों पर, जो है लड़कियों को उठाते अपहरण करने के दर पे घूम रहे हैं। सरकार को तुरंत जिम्मेदारी मुख्यमंत्री खट्टर साहब को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को कम से कम अपना इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में, क्योंकि अब हरियाणा में जंगल राज किसी को बेखौफ घूम रहे हैं। परिस्थिति में हो रहा है, इसका जो नतीजा होगा उसके दूरगामी असर पूरे हरियाणा की राजनीति में पड़ेगा। कई दफा उपचुनाव ऐसा हो जाता है जो प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदल देता है। जैसे आपके पड़ोस में आता है, एक बार बीजेपी वाले तो कह रहे हैं भाई एक उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक उपचुनाव पूरी राजनीति बदल देता है। जैसे आपके आज से 30 साल पहले महम में हुआ था, याद है? एक उपचुनाव था और सरकार की चल रही ओम प्रकाश चौटाला की, अरोड़ा साहब उसमें थे और कितने एमएलए थे उनके 85। तो भाई यूँ बताओ, एक उपचुनाव हुआ, 85 एमएलए की सरकार 4 महीने में जाती है। दूसरी ओर विपक्ष के तीखे सियासी तीरों का जवाब देते हुए बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा जात पात की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन बड़ौदा हलके की जनता अब की बार जात पात पर नहीं, इंसानियत पर वोट करेगी। यहाँ पे आज इस गांव में आए हैं और हर समाज में हम जाते हैं। आज हम आए हैं अपने इसी विशेष समाज में और सब ने एक फैसला किया कि इस बार इस हल्के विकास करना है और जात पात पे वोट नहीं डालनी। इस बार यहाँ पे काम पे वोट डलेगी, ईमानदारी पे वोट डलेगी, इंसानियत पे वोट डलेगी। सबने फैसला किया है। आज यहाँ पे हम सभी आए और आपने देखा कि 10 तारीख को जब गिनती होगी तो जो जात पात का गैर घोड़ा है कांग्रेस है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, वो तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और वो समाज में तोड़ने की बात करते हैं। इसलिए हम बीच में रहते हैं जनता के, वो बस नेताओं के साथ टुका रहे हैं, इसलिए हमें चुने।
अब देखना होगा कि बड़ौदा उपचुनाव प्रचार में जारी आरोप प्रत्यारोप की जंग के बीच सीएम मनोहर लाल का दौरा बीजेपी के लिए कैसे सियासी ढाल का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ौदा में जो है उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज मोर्चा संभालेंगे और 5 गांव का दौरा करेंगे, अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। अब देखना ही होगा कि हालांकि कितना वोटरों को साथ पाते और कितना जो है उन्हें फायदा मिल पाता है, बीजेपी कितना दमखम दिखा पाती है और किस तरह से जो है जीत हिस्से में आती है बीजेपी, या क्या रिजल्ट रहने वाला है। और वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान इस टाइम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल मेरा यही होगा कि आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं बड़ौदा में चुनाव प्रचार के लिए अपने उम्मीदवार के लिए, किस तरह से देखते हैं, कितना साथ पाएंगे ये वोटरों को और क्या रिजल्ट जो है नतीजे सामने आ सकते हैं? देखिएगा, जो बड़ौदा उपचुनाव है सभी पार्टियों का, जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी समर्थित और अपना जो है जजपा हो या फिर बात करें इनेलो की, सबकी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। सीट एक है पर प्रतिष्ठा सभी के दलों की से जुड़ी हुई है। हर कोई चाहता है कि उपचुनाव जीते, तो इसका, क्योंकि ये चुनाव ऐसा है कि इसका असर हरियाणा की राजनीति पे जो आगे चलना है, अभी 1 साल पूरा हुआ है गठबंधन सरकार को, है ना, तो उसका असर पड़ेगा। तो हर कोई ये चाहता है कि ये चुनाव वो जीते, और रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से किसी भी तरह से ये सीट निकल जाए। कैसे भी करें, कैसे भी, जजपा है, जजपा भी अपना लगी हुई है, मनोहर लाल जी है सीएम साहब भी अपने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी टीम के साथ लगे हैं। और एक सीट होने के नाते जितने भी पॉलिटिशियन हैं अपना, जो चाहे वो क्या नाम प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हो या कोई हो, अदर्श हुड्डा जी भी हैं और दीपेंद्र भी हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी भी और क्या नाम रणजीत सिंह भी, जो मतलब कहना चाहिए जितने भी हैं सब कोई लगा हुआ है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता। प्रतिष्ठा का सवाल है कि किसी भी तरह से ये सीट जीती जाए, और जीतेंगे तो हर कोई अपना दावा कर रहा है। अब कांग्रेस है, कांग्रेस का कहना यह है कि हम तो सीट जीते पड़े हैं, अब तो ये डिसाइड करना है कि मार्जिन कितना रहेगा। अभी मेरे जो अपना पूर्व मंत्री हैं सुखबीर कटारिया, लोकल रहे हैं, अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कह रहे हैं सर ऐसा सीट तो हम जीते पड़े हैं, अब तो ये डिसाइड करना है कि मार्जिन कितना रहना है। वो तो अपने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति। इधर जो है जजपा और क्या नाम अपना भाजपा भी अपने जो सीट के लेके, इसको लेके पूरी तरह से आश्वस्त है। अब ये काम तो देखो मतदाता है, मतदाता को कौन कितना राजनीतिक दल कितना ढाल पाया है, कितना उसको अपने में तराश पाया है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चुनाव परिणाम आने हैं, मतदान होना है, उसके बाद में ही पता चल पाएगा कैसे क्या। पर हर कोई लगा हुआ है, सीएम साहब भी कमी नहीं छोड़ेंगे, वो भी अपना 4-5 गांवों के, जैसे आप अभी बता रहे थे कि अभी जनसभा करेंगे, ये करेंगे, वो है। क्योंकि कुछ थोड़ा फर्क कोरोना का भी पड़ रहा है, कोरोना की वजह से भी लोग इतने नहीं जा पाए थे, पर अब जा रहे हैं। अब लोग कोरोना को तो भूल गए हैं, वो बात अलग है, भले ही प्रदेश में जो है संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना की, पर ये कोरोना का असर अब बीजेपी के जो अपना जो गठबंधन सरकार है इस पर भी नहीं पड़ रहा, और दूसरे जो हर कोई चाह रहा है कि सीट हम जीते। बिल्कुल अशोक जी, आपने एक बात कही कि सभी पार्टियों के लिए चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि एक सीट जो है तय करेगी आगे की राजनीतिक दशा और दिशा। लेकिन जो पिछले चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें जो है कांग्रेस जीत कर आई थी, ठीक है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है इसे शुरू से, तो बीजेपी के लिए कितनी चुनौती हो सकती है, या फिर लगता है कि कांग्रेस फिर से अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहेगी? देखिएगा, क्योंकि ये सीट जो है कांग्रेस की ही मानी जाती है। जो पीछे थे अपना किशन हुड्डा, वो भी अपना इसे जीते थे, उनके देहावसान के बाद ये सीट खाली हो गई, तो सीट तो ये कांग्रेस की ही मानी जाती है काफी समय से। अब कांग्रेस के अपने हाथों से ये सीट नहीं जाने देगी। पर देखे कि रूलिंग है, रूलिंग पार्टी है, उसके बाद में साथ में जजपा का भी समर्थन है,
वो बात आप देखेंगे, साल भर पहले जो अपना सीट अपना कांग्रेस ने जीती थी, अगर एक साल के अंदर कांग्रेस हार जाती है, वो कांग्रेस लूज हो जाती है इस सीट से, तो लोगों का जो मतदाताओं का भी अपना वो खुद मोह भंग ये समझा जाएगा कि कांग्रेस से हो गया है। अब क्योंकि क्या है कि साल भर के अंदर जो काम प्रदेश सरकार को करना चाहिए था वो नहीं हो सका। वो क्यों नहीं? 2-4 महीने ही चली थी कि इतने कोरोना आ गया। 7 महीने से कोरोना चल रहा है। 3-4 महीने तो अपना सरकार बनाने में, करने में, जो डिपार्टमेंट देने में, विभाग बांटने में ही लग गए थे। अब ये कितना रूलिंग पार्टी अपना जो है मतदाताओं को आकर्षित कर चुकी है, आकर्षित कितना किया है, कितने वायदे कर रहे हैं, कितने उनको पूरा करेंगे, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पर कांग्रेस भी अपने हाथ से सीट जाने नहीं देगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। अशोक जी, आपका एक पुराना अनुभव भी रहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या लगता है कि जो बड़ौदा हलका है वो पार्टी के नाम पर वोट देगा या उम्मीदवार के चेहरे पर वोट देगा या फिर जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको वोट देकर वोट देगा? तो ऐसे में क्या समीकरण बन के निकलकर हमारे सामने आ सकते हैं? देखेगा, जो इस तरह के चुनाव होते हैं, अपना असेंबली का चुनाव है ये, और वो भी उपचुनाव है, ये ज्यादातर जो लोकल मुद्दे होते हैं, लोकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लोकल जो समस्याएं होती हैं, उनको देख के लड़ा जाता है ना। तो पंचायत हो, ये हो, इस तरह के चुनाव ये हैं। पार्लियामेंट का तो है नहीं। आजकल तो पार्लियामेंट के भी चुनाव वो भी लोकल मुद्दे पे लड़े जाने लगे या चेहरा देख के लड़े जाने लगे। पीएम साहब हैं ना, मोदी जी, उनके चेहरे पे ना, उनके नाम पे अपना लोग अपना वोट मांगने लगे कि कह लो उसको छोड़ो, ये करो। अच्छा रहा कैंडिडेट, भाजपा और जजपा का जो समर्थित कैंडिडेट है वो नया है, अपना जो है खिलाड़ी है, खिलाड़ी को वहां पे ले आए हैं। कोई राजनीति नहीं है उसका, राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं है। पर यह है कि जब पार्टी में आ जाएगा तो राजनीतिक ग्राउंड तो ऑटोमेटिक बन जाता है। क्योंकि ये आप भी देख रहे हैं और सामने इतिहास भी बता रहा है कि जो भी आज तक ज्यादातर जो आए हैं, कोई राजनीतिक खिलाड़ी, कोई फिल्मी स्टार, कोई इस तरह का, कोई वैसे डॉक्टर्स, कोई इंजीनियर, वो इस तरह से, वो राजनीति से नहीं। अब उन लोगों को कितना अनुभव है, कितना ही क्या है, वो तो आगे टाइम बताएगा। अब यही कि जब सत्ता में आदमी आ जाता है, जब कुर्सी पे बैठ जाता है, तो भाई ऐसा है, उसको अनुभव ऑटोमेटिक नहीं होना शुरू हो जाता है। और ये राजनीति तो ऐसी है, अच्छी, यानी जो अनपढ़ भी होता है, राबड़ी देवी को देख लो, उस तक को राजनीति सिखा दी। ये तो फिर भी पढ़े लिखे और खिलाड़ी अपना जो है हष्ट पुष्ट है, सब कुछ है, इलाके का आदमी है, तो वो आदमी जो है अपना कोशिश करके अपना राजनीतिज्ञ बनी जाएगा। पर वही वाली बात है कि किसके ऊपर लड़ रहे हैं कैंडिडेट। भाजपा कैंडिडेट को भी देख रही है, भाजपा मतदाता को भी देख रही है, भाजपा वहां की प्रॉब्लम्स को भी देख रही है। अभी 1 मिनट मैंने पहले कहा था कि प्रॉब्लम्स नहीं सोल्व हो पाई, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, पर यह कि टाइम नहीं मिल पाया। एकदम से फिर चुनाव डिक्लेयर हो गया, टाइम होने वाला था, 6 मंथ के अंदर होना है, तो इस वजह से, कोरोना की वजह से कोई डेवलपमेंट वगैरह फिलहाल नहीं हो पाए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम आगे कराएंगे, आश्वासन दे रही है कि जितना था इसको ये बना देंगे, वो बना देंगे, इस तरह से अपने कर रहे हैं। अब यही को तो मतदाता है, अगर वो कांग्रेस के प्रति समर्पित है तो कांग्रेस पे जाएगा, अगर भाजपा जजपा के उसमें अपना आश्वासन में आता है, उसके ऊपर डिपेंड करके चलता है, तो भाई उनको अपना वोट देगा। अशोक जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने जैसे कहा कि जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको लेकर वोटर जो है अपना मन बनाएगा, बना चुका है, हालांकि जो अभी तक जो रुझान भी सामने आए हैं। तो इनमें एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कोरोना काल में तो सरकार का आधे से ज्यादा साल गुजर गया, लेकिन जो आधे से कम जो समय मिला सरकार को, उसमें कृषि कानून एक बड़ा मुद्दा रहा है। क्या लगता है कृषि कानून जो फैक्टर है वो कितना यहाँ पे काम आएगा, और जो है कि किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिएगा, कृषि कानून है बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भाजपा अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले, दूसरा टर्म चल रहा है ना, उसमें जब आए थे तो यह था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है पहली कलम से इसको लागू करेंगे। वो कितना लागू हो पाया, कितना सबको मालूम है। फिर पता चला कि बताया कि नहीं, वो हम टुकड़ों में, पार्ट्स में हम उसको लागू कर रहे हैं। आपको रोकूंगा, केवल शर्मा जो है कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
हाँ जी, नमस्कार। ढींगरा साहब, आज जो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज है, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचने वाले हैं बड़ौदा हलके में और 5 गांवों का दौरा करेंगे। क्या लगता है किस तरह से कितना साथ पाएंगे, कितना लोग उनको समर्थन देंगे और आगे जो इसके नतीजे होंगे वो किस तरह से निकलकर सामने आएंगे? देखिए, जो बड़ौदा में पहले भी बीजेपी का वहां पे कोई जनाधार नहीं था और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट रही है। और एक दूसरी बात और भी है कि जिस तरह से किसान बहुल इलाका है और किसानों के जो अध्यादेश आए थे वो सीधे सीधे जो है वो किसानों के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वो एमएसपी नहीं मिल पा रही है। किसानों का जो गेहूं है वो अभी तक मंडियों के बाहर रुल रहा है या उनके घरों में पड़ा है, तो वो किसान जो है बहुत परेशान है। और ये केवल हरियाणा की बात और बड़ौदा की बात नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की बात है और दिक्कत की बात है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्यमंत्री या जो इन्होंने प्रभारी बनाए थे, जिस समय वो प्रभारी इलाका में गए तो वहां पे उनका विरोध हुआ। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की जो है सीट वो पक्की दोबारा से होने वाली है और इंदु नरवाल जी जो है अब जो है यहाँ से जीत के निकलने वाले हैं। जी, केवल आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ। इधर जो है हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, जैसे कि आज बड़ौदा में जो है मुख्यमंत्री पहुंचने वाले 5 गांवों का दौरा करेंगे, ठीक है, और अपने जो उम्मीदवार है उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है कि चाहे कितना जोर लगा ले बीजेपी, चाहे किसी को भी चुनाव प्रचार में उतार ले, लेकिन जो सीट बड़ौदा की है वो कांग्रेस की रही है और कांग्रेस की ही इन चुनावों में रहने वाली है। संदीप जी, कांग्रेस किस आधार पर आश्वस्त है मेरी समझ से परे है, क्योंकि फैसला बड़ौदा की जनता ने करना है और बड़ौदा की जनता ये देख रही है कि जब कांग्रेस का शासन था तो तब उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। अब तो कांग्रेस का शासन भी नहीं है, तो अब क्यों हम कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता करके भेजे। दूसरा, जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है वो उसका कद काठ इतने बड़ा है, उसका मान सम्मान इतना बड़ा है कि जो पद्मश्री रहा है, जो अर्जुन अवार्डी है, जिसने कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक के अंदर मेडल जीता, आज बड़ौदा की जनता के लिए ये उत्साह का विषय है कि ऐसे एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से टिकट दिया है। जो गलती उन्होंने पिछले आम चुनाव के अंदर की थी कि उनको थोड़ी सी वोटों से वो रह गए, वो जीत नहीं पाए, तो उस सबकी गलती को बड़ौदा की जनता सुधार करके और देश के गौरव को हरियाणा की विधानसभा के अंदर भेजना चाहती है, ताकि बड़ौदा जो है वो योगेश्वर दत्त के नाम से जाना जाए, भारत के सम्मान के नाम से जाना जाए। लेकिन शर्मा साहब, पिछली बार भी तो योगेश्वर दत्त ही उतरे थे ना, जब जनता ने उनको नकार दिया था। तो इस बार क्या गारंटी हो सकती है कि योगेश्वर दत्त को जो है और आगे बहुमत मिल सकता है, उनको चुना जा सकता है? नहीं, उस समय कांग्रेस के लोगों ने इस तरह से, हुड्डा साहब ने, खासकर दीपेंद्र ने लोगों को ये बरगला दिया कि सरकार हमारी बन रही है, तो लोगों को लगा कि चलो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम अपनी उसमें योगदान दें ताकि पक्ष का ही विधायक यहाँ से जीत करके जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो गलती कुछ लोगों ने पिछली बार कर दी, वो अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं बड़ौदा के लोग। इस बार लोग देख रहे हैं कि अगले 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और एक सीट कांग्रेस की ही थी ये जो कम हुई है, और इस एक सीट को अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा तो ज्यादा सत्ता के खेल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी और जजपा की है, और इस बार तो जजपा का कैंडिडेट भी नहीं है। जजपा क्योंकि हमारे सहयोगी दल है और उसने भी बहुत अच्छे वोट वहां पर दिए थे। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिसके कारण से जो वहां की जनता है वो चाहती है कि सरकार रहेगी तो विकास के काम होंगे। हमारा वकील अगर होगा विधायक के रूप में, जो ठीक से जनता की आवाज को प्रदेश की सरकार को पहुंचा पाएगा, तभी क्षेत्र का विकास होगा। मगर संजय जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, संजय जी अपने क्षेत्र की वकालत अच्छे से नहीं की। आप कह रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस ने माहौल बनाया था कि उनकी सरकार आ रही है, इसलिए बड़ौदा सीट उनके हल्के पहुंच गई उनके खाते में। लेकिन इस बार भी तो कांग्रेस उतरी पड़ी है, जो कृषि कानूनों को जो लेकर आया है, और दिख रहा है किस तरह से किसानों में गुस्सा है, उसका खामियाजा शायद भुगतना भी तो पड़ सकता है आपको। नहीं, किसानों में अब हम अपनी बात को ठीक से पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने बड़ा झूठ बोल कर किसानों को बरगलाने का प्रयास किया, जिसमें वो असफल हुए हैं।
और ये जो 3 कानून है ये किसानों की भलाई के लिए है। किसानों ने अब समझना शुरू कर दिया है, इसलिए वो किसान भी जो कुछ इस तरह के कांग्रेस के झूठ बोलने के कारण से ये उनको ध्यान में आएगा कि एमएसपी तो यूं ही रहने वाली है। एमएसपी तो उनका धान बिक रहा है और बाजरा बिक रहा है, तो एमएसपी यूं ही है, मंडी यूं ही है, केवल कांग्रेस का झूठ है वो ठीक नहीं है। अच्छा संजय जी, इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ढींगरा साहब, सुना आपने, यहाँ तो बीजेपी कह रही है कि पूरी तरह से सीट उनके खाते में, कांग्रेस का जो उन्होंने जनता पे भ्रम फैलाया था वो आंखों से हट चुका है, ये सीट उन्हीं के खाते में जा रही है। देखिए, योगेश्वर दत्त जी बड़े भले व्यक्ति हैं। उनको जो कांग्रेस ने सम्मानित किया था जब वो पदक लेके आए थे, तो कई करोड़ रुपए दे के उनको सम्मानित किया था, और वो जो पैसा है वो बेचारे इलेक्शन पे खर्च कर चुके हैं। उनको डीएसपी का पद दिया था, वो उनका पद जो है बीजेपी ने दूसरी तरीके से छीन लिया। उनको टिकट देके उनका पद भी चला गया। अब जो है बीजेपी बेचारे योगेश्वर दत्त जी के साथ जो है ये एक तरह से धोखा कर रही है। उनका पैसा भी गया, उनका पद भी गया, और यहाँ से वो हार के निकलेंगे, क्योंकि किसानों के खिलाफ जो है कार्रवाई बीजेपी कर रही है। अभी भी ये बीजेपी वाले नहीं समझ पा रहे कि जो एमएसपी है उसके ऊपर खरीद जो है बाहर नहीं होती है, ये मंडी के अंदर की बात नहीं हो रही है। और मंडियां खत्म करने की जो एफसीआई जो है वो ये कहती है कि हम खरीदने के लिए अब तैयार नहीं है, प्राइवेट प्लेयर आएंगे खरीदने के लिए, जो ये कानून लेके आए हैं। तो इस वजह से जो बाहर परचेज होगी उसके ऊपर एमएसपी नहीं है। ये बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के साथ, किसानों के साथ कर रही है। बड़े बड़े प्लेयर्स को फायदा देने के लिए ये काम किया गया है, और ये बात इनको भी मालूम है, लेकिन ये अपनी दबी जुबान में अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन अब टीवी मीडिया पे तो ये बात करेंगे नहीं, और अपनी नाकामी जो है उसको छुपाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका जवाब लोग देंगे, जनता ही तो वहां की सुप्रीम है, पहले भी जवाब दिया था, अब भी देंगे। और इन्होंने 75 पार का नारा आपने याद होगा किया था, तो 75 पार से 40 रह गए थे, क्योंकि इनकी जो पिछले 5 साल की नाकामियां थी, और अभी 6 साल के अंदर ये कह रहे हैं हमने विकास किया। तो विकास की चीज भी तो गिनाए कोई। विकास तो अगर किया हो, हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटियां बनी, रोड्स बनी, मेट्रो बनी, कॉलेजेस बने, मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, यूनिवर्सिटियां बनी। इन लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। एक भी शिलान्यास रखने का काम नहीं किया, एक भी कोई चीज बनी नहीं 6 साल के अंदर, और लंबी लंबी हाँक रहे हैं। और देश के ऊपर कर्जा जो है, प्रदेश के ऊपर, वो 2 लाख करोड़ से भी ऊपर हो चुका, जबकि 60,000 कर्जा जो था पिछले पूरे 66 से लेके जब से हरियाणा बना तो 2014 तक था, और इतने सारे इंस्टीट्यूशन बने। और अब जो है 2014 से लेके 2020 में 2 लाख करोड़ से भी ऊपर कर्जा हो गया। तो क्या किया इन्होंने? कौन सा ऐसा काम किया? कुछ भी नहीं किया। केवल साहब, आपके राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने चुनावी रैली में कहा कि ये जो चुनाव है, बड़ौदा का उपचुनाव, ये आने वाली राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। चलिए मान लेते हैं अगर ये सीट जो है बीजेपी के खाते में चली जाती है, तो फिर इसको कैसे देखेंगे आप? ये कह सकते हैं कि आगे जो है जनता ये कहना चाहती है कि हम लोग कांग्रेस की जगह बीजेपी को समर्थन देंगे आगे भी? देखिए, इनके 75 पार के दावे 40 रह गए थे, और आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो सीट है ये कांग्रेस की गढ़ सीट है। और एक दूसरी बात ये है कि किसान बहुल इलाका है, और किसान जो है वो बहुत बुरी तरह से परेशान है इनसे, और इनसे बीजेपी से मुक्ति चाहता है किसान। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसान जो है पिपली में रोष प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई। किसानों को, जो एक तरफ हम अन्नदाता कहते हैं किसान को, उनके ऊपर इन्होंने लाठियां बरसाई, और ये उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम जो जीतेंगे। मेरे को समझ नहीं आता बीजेपी किस भ्रम में घूम रही है। कैसे जीतेंगे जब आप एक तरफ से किसानों के ऊपर डंडे बरसा रहे हो, एक तरफ से उनकी जीरियां जो है वो सड़कों पे पड़ी है, एक तरफ उनको भाव नहीं मिल पा रहा, एक तरफ आप कहते हैं कि हम जो है सरकार, हम इलेक्शन जीतेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से दावा करते हैं। बीजेपी की सरकार खोखली सरकार है, 6 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी भी इनकी जो 40 सीटें आई हैं, इनके पास पूरा बहुमत नहीं था। इनको INL जेजेपी का बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई, और जेजेपी की
जब तक लूट तंत्र चलता रहा तब तक ये सरकार चलती रहेगी। जिस दिन जेजेपी का लूट तंत्र बंद हो गया उसी दिन सरकार टूट जाएगी। चलिए केवल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अब आप इस पर सारे पे आपने दोनों तरफ से बात सुनी। एक पार्टी दावा कर रही है कि वो जीतेगी, दूसरी दावा कर रही है कि ये जीतेगी, लेकिन सीधा सवाल तो ये है ना कि जो सरकार का जो पूरा कार्यकाल था उसमें आधे से ज्यादा समय जो है कोरोना में बीत गया, लगता नहीं कुछ हुआ क्योंकि सारे काम ठप थे। दूसरी तरफ जब कुछ करने के लिए आया तो 3 जो कानूनों को, कृषि कानूनों को लाया गया, पूरी तरह से किसान गुस्से में। और हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हरियाणा है ही कृषि प्रधान अपना प्रदेश है, मानते हैं। और किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जैसे भी केवल जी भी बोल रहे थे और भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मानते हैं। जो 3 अध्यादेश आए हैं किसानों को लेके, अपना जो है सरकार ने, भाजपा ने तो दे दिए, उसका विरोध जो है प्रदेश में ही नहीं देश के विभिन्न प्रदेशों में उनमें भी शुरू हुआ। जो अपोजिशन है, देखो अपोजिशन तो विरोध के साथ रहता ही है। अब वो कितना कारगर साबित हो रहा है, विरोध कितना क्या है, वो तो आज सभी देख रहे हैं। आगे आने वाला टाइम भी बताइएगा कि किसान जो है परेशान है या क्या है, कैसे है, इन अध्यादेश को किस हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, विरोध अवश्य हुआ है और विरोध अभी भी चल रहा है, अन्य प्रदेशों में भी चल रहा है और हरियाणा में भी है। अब किसानों को कितना इससे बेनिफिट हो रहा है, कैसे, वो तो आगे आने वाला टाइम, या जब फिलहाल जो चल रहा है मंडियों में परेशानी है नहीं है, सरकार दावा कर रही है कि सभी परेशानियों को दूर कर लिया गया है, कि कहीं इसका कोई गलत असर नहीं। अपोजिशन जो है, अपोजिशन बिना बात का बतंगड़ा बना के जो बिना बात का विवाद खड़ा करना चाहता है, मानते हैं। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत अब ये कि इनका जानकारी असर के लिए। कैसे इस चुनाव पे पड़ेगा। आपने सुना कि किस तरह से जो है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी ने अपनी राय रखी, मुद्दे कई हैं और सवाल कई हैं जो 3 नवंबर को जिनको लेकर जनता निकलेगी और उम्मीदवारों की किस्मत तय करेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।